आज बुधवार है और बुधवार एक शुद्धवार है। आज हम लोग नेचुरोपैथी पे बात करते हैं। एक ऐसी विधा जो प्राकृतिक रूप से आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है, क्योंकि प्रकृति ने आपको अपने जिन अवयवों से बनाया है, जिन पंच महाभूतों के द्वारा बनाया है, यह चिकित्सा भी उन पंच महाभूतों के ही प्राकृतिक प्रारूप से बना होता है। आपने बहुत सारे पैथी का नाम सुना होगा, एलोपैथी, हेम्योपैथी। आज सब जगह अगर बोलबाला की बात करें तो सबसे बड़ा जो बोलबाला है वो एलोपैथी का है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई कारगर काम करता है तो वह एक पैथी काम करती है जिसका नाम है सिम्पैथी। अगर आपको स्वयं के प्रति सिम्पैथी है तो आप कभी भी अपने शरीर के प्रति दुराचार नहीं करेंगे। नेचुरोपैथी आपको इसी चीज से अवगत कराता है। आपका शरीर जिन मानकों के साथ बना हुआ है, जिन अवयवों से बना हुआ है, अगर उसी के द्वारा इसका रिपेयर किया जाए तो वह इसके लिए ज्यादा तर्कसंगत और सारगर्भित होगा। जैसे अगर मिट्टी का खिलौना है, उसको बनाने के लिए, रिपेयर करने के लिए मिट्टी का प्रयोग करेंगे या लोहे, पीतल या अलग चीजों का प्रयोग करेंगे, तो सभी कहते नहीं, इसके लिए तो मिट्टी का ही उपयोग सही रहेगा क्योंकि खिलौना मिट्टी का बना है। वैसे ही आपका जो शरीर है वह पंचभूतों से बना हुआ है और इसका रिपेयर भी उन्हीं पंचभूतों द्वारा निर्मित साग, सब्जी, फल, जो चीज प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है उसी से ठीक किया जा सकता है। और यस जेंटलमैन, नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सा इसी विज्ञान का नाम है। सबसे बड़ी इस विज्ञान की खासियत क्या है कि जो विज्ञान हर एक बीमारी को ठीक कर सकता है उसका कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है, नो साइड इफेक्ट। दूसरा चीज क्या है, ये सबसे तेजी से काम करता है। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, अरे सर तेजी से काम करता तो हम लोग इसी को नहीं अपनाते। दुर्भाग्य है कि जब लोग हर एक जगह से थक जाते हैं तब नेचुरोपैथी की तरफ आते हैं और यहां आने के बाद बोलते सर समय काफी लगा, क्योंकि आपने इसको बिगाड़ने में बहुत ज्यादा समय लगा दिया था। सुधारने में कुछ समय लगेगा। अन्यथा नेचुरोपैथी एक विधा है जिससे आपको अस्वस्थ ही नहीं होने दिया जाता। करना क्या है इसमें, बस क्या ग्रहण योग्य है, क्या त्यागने योग्य है, इसके प्रति एक दृष्टि डेवलप करनी है, एक समझ डेवलप करना है, किस चीज का उपयोग कब, कैसे और क्यों करना चाहिए। तो चलते हैं अब इसी क्रम में आगे और बिना ज्यादा समय लिए हुए हम आप सबकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हम सबके चहेते प्रिय पांडे सर का। सर स्वागत है आपका, वेलकम टू द सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम जोरदार तालियों के साथ। सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार सभी साथियों को और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। इस 5 तत्व में जो सबसे कम बातचीत होती है, आज मैं उसी तत्व पे बातचीत करूंगा और उस तत्व की महत्ता को आपको समझाऊंगा कि कैसे एक तत्व आपकी काया पलट कर सकती है। इससे ज्यादा फ्री तो कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी तत्वों के तो फिर भी, जैसे पानी का कुछ पैसा लग जाता है, क्योंकि जब आप ट्रेन में और ट्रैवल कर रहे होते हैं तो बॉटल का खरीद के पी रहे होते हैं, और जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो ऑक्सीजन जब लगता है तो उसका भी पैसा लगता है कहीं ना कहीं। लेकिन मैं आज ऐसे तत्व की बात करने वाला हूं कि जिस तत्व का कोई पैसा नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात कि इस तत्व पे आप जब चाहे तब नियंत्रण करें और इस तत्व पे नियंत्रण करते ही आप फायदे में हो जाएंगे। हर तरीके से बचत होनी शुरू हो जाएगी आपकी। ये बड़ा ही अद्भुत तत्व है। शायद आप लोग अनुमान लगा पा रहे हो कि मैं आज किस तत्व की बातचीत करने जा रहा हूं। और इस तत्व को तो कभी कभी हम शून्य बोलते हैं कि यह शून्य तत्व है बिल्कुल। और यही तत्व है जो अविनाशी तत्व है। इस तत्व का विनाश नहीं किया जा सकता।
हमारा शरीर रहे तब भी नहीं, और खत्म हो जाए तब भी नहीं। बस इसमें हलचल पैदा की जा सकती है। जी हाँ, राजेश सर, बिल्कुल सही आपने बोला। आज मैं बातचीत आकाश तत्व की करने वाला हूँ, और आकाश तत्व इतना महत्वपूर्ण तत्व है कि इसका लेना देना आपके मन से है। और आजकल होता है ना कि हम सारी बीमारियों के जब नाम लेते हैं तो उसमें आखिरी में जोड़ देते हैं कारण, ये कारण हो सकता है, और आखिरी में बोल देते हैं मानसिक कारण हो सकता है। अच्छा, शुगर आपका बढ़ गया है, सारे तत्व मतलब कुछ मानसिक कारण है। बीपी भाग रहा है, प्रेशर हो रहा है, मानसिक कारण है। इस मानसिक कारण का लेना देना आपके आकाश तत्व से है। तो आज जो चर्चा होगी वह आकाश तत्व की होगी, और आज आप ये जान पाएंगे कि यह ऐसा तत्व है कि सभी असाध्य बीमारियों पर सीधे काम करता है। अब इसमें लेना क्या है, आज हमें यही सीखना है कि क्या नहीं लेना है। सब में तो मैं सिखाता हूं ये लेना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। आज मैं सिखाऊंगा कि क्या क्या कैसे कैसे नहीं करना है। तो ये है आकाश तत्व। शोक, काम, क्रोध, मोह सब आकाश तत्व के ही कार्य है। फिर से सुन लीजिए, शोक, काम, क्रोध, मोह, भय सब आकाश तत्व के काम है। और उसके बाद यह तत्व रहता कहाँ कहाँ पे है, अगर आप उस ऑर्गन को जान लें तो फिर आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला कहाँ रहता है, सिर में रहता है। और दूसरा कहाँ रहता है, हृदय में रहता है। तीसरा उदर में रहता है, कटि प्रदेश में रहता है। तो इन तत्वों में आकाश तत्व रहता है। मतलब इन तत्व को सबसे ज्यादा खालीपन की आवश्यकता है, क्लीननेस की आवश्यकता है ना। जब हम इन तत्वों को, इस तत्व की गंभीरता को समझेंगे, इस तत्व को जानेंगे, तभी इसका आनंद उठा पाएंगे। और इसके बाद अब ये तत्व गड़बड़ कहां से होती है, शब्द लिख लीजिए, अब बहुत काम की चीज लिखाने जा रहा हूं। शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, काम, क्रोध, मोह, अभिमान। फिर से, शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, ये सारी चीजें, इन सब का लेना देना आपके आकाश तत्व से है। और सबसे बड़ी विडंबना है कि इन सारी चीजों के पीछे है आपकी वासना, जबकि वासना का कभी पूर्ति नहीं किया जा सकता, वासनाओं की कभी तृप्ति नहीं की जा सकती। आप देखिए ना, भूख लगती है, जो सामान टेस्टी लगता है उसको खा लिया, पेट तो भर गया, लेकिन फिर से भूख लगेगी। इसी तरह से हमारी वासनाएं हैं, इसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती। और यह ऐसा सत्य नहीं कि आज आप लोगों के सामने आया है, आप लोग पहले से इस सत्य को जानते हैं। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण इस समय आपको अगर देखना है तो हमारा महाकुंभ, एक एक महीना लोग कल्पवास कर रहे हैं। कल्प अर्थात क्या, लोग है ना प्लानिंग कर रहे हैं कि 114 साल के बाद कुंभ आया है तो जाना है वहां पे, लेकिन जाने से पहले किस चीज में लगे हुए हैं, रहने की व्यवस्था कहाँ पे होगी, खाने को मिलेगा कि नहीं, पता नहीं व्यवस्था क्या होगी। अरे वहां पे जाके देखिए, किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं है। वहां तो ऐसे ऐसे लोग जो करोड़ों की अरबों की संपत्ति छोड़ के बिना व्यवस्था के रहने आए हैं, वो इसी सत्य को जानने आए, वो इसी आकाश तत्व को जानने आए हैं। और जब आप इस आकाश तत्व को नजदीक से समझेंगे तब देखेंगे कितना मजा आ रहा है इसके विषय में जानने में। अब आकाश तत्व का जो सबसे बड़ा उदाहरण मैं दे सकता हूं, उसको हम जोड़ सकते हैं उपवास से। शर्मा सर ने पहले भी आप लोगों को उपवास के विषय में बताया है, लेकिन आज जो मैं उपवास बताने जा रहा हूं वो थोड़ा अलग है। और आज आप लोग लिख लेंगे, लिखेंगे तो फिर इसकी समझ बनी रहेगी आप, ठीक है। अब उपवास की तो कई लोग कई तरीके से मान लेते हैं। अब दिन भर कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, खाने को नहीं मिला तो समझ लिए उपवास है। अरे भाई, ये उपवास नहीं है। अब कोई भूखों मर रहा है, 2 रोटी खाने की नहीं है, वो उपवास है नहीं, ये उपवास नहीं है। उपवास क्या है, जब देखिए किसी चीज की एक परिभाषा बनती है, जब परिभाषा के उस एंगल में चीजें आ जाती हैं तब उसको सत्य माना जाता है। उपवास परिभाषा है अपनी मर्जी से, जब आपके दिल की इच्छा करे कि नहीं अब मेरी मर्जी है, अपनी मर्जी से निर्धारित समय में किया गया उपवास उपवास कहलाता। अब घर वालों ने बोल दिया कि नवरात्रि में 2 लोगों का खाना, 2 लोग तो व्रत है, केवल 1 लोगों का खाना नहीं बनेगा। अब बेचारा वो जबरदस्ती व्रत है, तो ये व्रत के श्रेणी में नहीं आता है। तो निर्धारित समय के लिए लिया गया जो निर्णय है वह उपवास है। अब आज के समय में हम लोग जितनी भौतिक वस्तुओं में फंसे हुए हैं, इन सबको बारी बारी से चुन के आपको उपवास करना पड़ेगा, तभी आपका उपवास सफल है। अब एक दिन भोजन का उपवास किए,
लेकिन मोबाइल का उपवास नहीं किए तो भी दिक्कत है। कभी कभी मोबाइल का भी उपवास करना है कि आज अब 2 दिन का मेरा मोबाइल का उपवास है, अब 2 दिन मोबाइल बंद रहेगी या फोन नहीं उठाऊंगा, और लोगों को मैसेज कर दीजिए कि कोई आपके जानने वाला परेशान ना हो। तो ये छोटे छोटे स्टेप लेकर के देखिए कि इन उपवासों की कितनी वैल्यू है हमारे जीवन में। कभी मौन धारण करिए, वाणी को भी उपवास दीजिए। 2 दिन हम किसी से बातचीत नहीं करेंगे, घर में भी नहीं करेंगे, बिना बोले 1 दिन रह के देखिए, फिर देखिए क्या आनंद आता है। यही तो खालीपन है, यही आकाश तत्व की पूर्ति है। स्पेस चाहिए आपको, और जब स्पेस मिलना शुरू होगा तो बता दें कि जो असाध्य से असाध्य बीमारियां हैं वो ठीक होंगी। इतना मैजिकल तो है ये। केवल भोजन पानी का उपवास उपवास नहीं है, लेकिन यह सबसे आसान उपवास है कि भोजन और पानी के उपवास को रखा जाए। अब उपवास को लेकर के हमारी चिकित्सा विधि भी है। उपवास चिकित्सा विधि असाध्य रोगों को ठीक करने में सफल होती है। मतलब क्रॉनिकल डिजीज अगर है आपकी तो उपवास से सही होगी, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है शरीर का वजन। शरीर का वजन अगर बढ़ गया है तो यह सबसे तेजी से अगर कम हो सकता है तो उपवास से कम हो सकता है। दूसरा, जितनी भी गंभीर बीमारियां हैं, ये बीमारियों को ब्रेक देना होगा। मैं अक्सर बोलता हूं कि शुगर और थायराइड हार्मोनल डिसऑर्डर है, तो हार्मोनल की पहचान करके हार्मोनल को लंबे समय तक ब्रेक देने पे ये दोनों बीमारियां ठीक हो जाएंगी। और विभिन्न तरह के जो रोग हैं, मतलब जो क्रॉनिकल डिजीज हो गए, वो किसी भी तरीके से नहीं ठीक हो रहे हैं, तो वो किसे ठीक होंगे? उपवास से ठीक होंगे। अब उपवास के विषय में बता दूं कि हमारे भारत में इसमें कम रिसर्च हुए, बहुत सारे अंग्रेज लेखकों ने रिसर्च किए हैं और अपनी असाध्य स्किन डिजीज, असाध्य आंखों से दिखता था, कैंसर हो गया था, उनको डेट मिल गया था, बस 1-2 महीना और चलने वाले हैं, ऐसे ऐसे क्रॉनिकल डिजीज उपवास से सही किए गए। लेकिन यह उपवास कैसे हो? एक अच्छे जो इसके जानकार हैं उनके मार्गदर्शन में हो। और उपवास में एक तो होता है पूर्ण उपवास, जिसको बोलते हैं निराहार या निराजल। उपवास के भी कई प्रकार हैं। तो जब हम उपवास चिकित्सा की बात करते हैं तो इन उपवासों को आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो आज बेसिकली बातचीत होगी वो उपवास चिकित्सा पे होगी। तो इसके आप जो है कि जान लीजिए कि क्या क्या उपवास हैं और इन उपवासों को कैसे रखना है, कैसे खत्म करना है, किस डिजीज में क्या क्या उपवास करने से फायदा होगा। जब यह सिस्टम आपको पता होगा तब आप इसको बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे, करवा पाएंगे। अब आपको बता दें, जैसे क्लिनजिंग थेरेपी के पहले भी हम लोग उपवास रखवाते हैं। अब सोचिए कितनी वैज्ञानिक प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं अनजाने में। हम लोग तो ये मानते प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल है। अरे भाई प्रोटोकॉल नहीं है, उसका साइंस समझो। शरीर को थोड़ा स्पेस दिए रहेंगे, जगह दिए रहेंगे, तब क्लिनजिंग थेरेपी पूरी तरह से काम करेगी। और हम लोग क्या करते हैं? फलाहार कराते हैं, रसाहार कराते हैं। सुबह से व्यक्ति आएगा, जूस दे देना है। दोपहर में जो स्थानीय फल सब्जियां उपलब्ध है वो दे देना है। तब क्लिनजिंग होती है शरीर की, तब शरीर में स्पेस मिला है, सारे जो कचड़े हैं, गंदगी, वो बाहर निकाल जाती है, तब उपवास का आनंद आता है। ठीक, हमने एक बोला पूर्ण उपवास। पूर्ण उपवास ज्यादातर हिंदू फैमिली में महिलाएं रहती है, करवा चौथ का व्रत, तीज का व्रत। आप पुरुषों में से कौन कौन रहता है निराजल, निराहार रहता है? तो हैंड रेस कर सकता है या लिख के बता सकता है यस। क्योंकि सच में मैं बता दूं कि हमारी जो धार्मिक परंपराएं या मान्यताएं हैं ये बड़े ही वैज्ञानिक हैं और कुछ भी यूं नहीं है हमारी परंपराओं में। और आज आप सबके माध्यम से मैं यह चाहता हूं कि ये चीजें घर घर में पहुंचे, लोग इसकी महत्व को समझें। और हमारे ही धर्म ग्रंथ नहीं, अन्य धर्म ग्रंथों में भी इसकी चर्चा है, बस पैटर्न अलग अलग है। तो सबको इस पैटर्न को, इसके पीछे के साइंस को समझना है। ठीक, तो एक उपवास तो आपने जान लिया निराहार, जिसमें पानी भी नहीं और भोजन भी नहीं। यह बड़ा कठिन होता है और लिमिट समय के लिए रखा जा सकता है। दूसरा आता है जलाहार। जलाहार में केवल पानी पीते हैं। पानी से क्या मिलेगा? अगर आपका पानी अल्कलाइन है, एसिटिक पानी वाले ध्यान देंगे, जिनके घरों में आरओ है उनके लिए ये नहीं है, क्योंकि उनको कुछ मिलेगा नहीं और समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए जब भी बातचीत आती है कि आपको उपवास चिकित्सा करनी है तो उपवास चिकित्सा सही लोगों के निर्देशन में ही करें। और अगर जलाहार की बात होती है तो आरओ वाटर, फिल्टर वाटर काम नहीं करेगा। भूमिगत जल चाहिए आपको, कुएं का पानी, हैंडपंप का पानी, या वह पानी
जो अल्कलाइन हो, जिसका TDS 100+ हो, जिसका pH 7.4 से ज्यादा हो, ऐसे पानी से ही आप जलाहार रह सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने दूसरा कोई खतरनाक पानी इस्तेमाल किया तो उसका फायदा तो कम, नुकसान और ज्यादा हो जाएगा। कुछ जगहों पे, कुछ धर्मों में, कुछ जो अलग अलग मान्यताएं हैं, उसमें 1 दिन के उपवास की मान्यता है। जैसे कुछ लोग गायत्री परिवार से जुड़े होंगे, तो गायत्री परिवार वाले 1 दिन, सप्ताह में 1 दिन का उपवास रखते हैं, संडे के दिन। कुछ कम्युनिटी, जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी में मैंने देखा, वो लोग भी संडे के दिन रखते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी में शुक्रवार के दिन रखते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग परंपराएं और प्रथाएं बनी हैं। तो उपवास के पीछे का मतलब यही है कि शरीर में आकाश तत्व को जगह मिले और शरीर का आकाश तत्व मेंटेन हो। क्योंकि यह सही, तो मैंने बोला ना कि आपके जितने भी मानसिक चीजें हैं, मानसिक पीड़ाएं हैं, वह सब शांत हो जाएंगी। इसके बाद लघु उपवास। आज लघु उपवास पे मैं जोर देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे ज्यादातर क्लिंजिंग थेरेपिस्ट साथी अगर इस विधा को सीख लें तो बहुत तेजी से डिजीज पे नियंत्रण पाया जा सकता है। क्योंकि ज्यादातर कैंपों में लोग इसीलिए आते हैं कि वो रोग मुक्त हो सके। तो रोग मुक्त होने के लिए जो लघु उपवास है, ये बहुत आवश्यक है। और इस लघु उपवास का एग्जाम्पल हम लोगों के क्लिंजिंग थेरेपी का जो प्रोसेस होता है, यह है कि एक निर्धारित टाइमिंग के बाद ही ये चीजें देनी और इसी रूप में देनी है। इसका कोई भी रूप परिवर्तित नहीं होता है। ठीक। तो जो लघु उपवास है, आजकल मैं भी रख रहा हूं। तो मैंने सिस्टम क्या किया है कि 12 बजे से पहले कुछ भी न खाता हूं, न पीता हूं। सुबह उठा, जो नैतिक क्रिया है वो क्रिया, 12 बजे तक कुछ भी खाना पीना नहीं। अब 12 बजे जिसको बोलते हैं राजशाही भोजन, भूख लगी रहेगी तो जम के खाएंगे। और राजशाही भोजन में क्या खाते हैं? जूस, फल, सब्जियां, सलाद, ड्राई फ्रूट, स्पिरिचुअल, मतलब जिसको बोलेंगे न्यूट्रिशियन रिच आहार, इसको राजसी भोजन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे परंपरा उल्टी चल रही है। राजसी भोजन मतलब पनीर हो गया, कई तरह के व्यंजन हो गए, और पेट भर गर्दन तक खाली खाते कब है? रात को। ये सारे बीमारी की जननी है। तो राजसिक आहार का कॉन्सेप्ट आज से चेंज कर लीजिए आप लोग। राजसिक आहार मतलब जूस, फल फ्रूट, स्प्राउट्स, ठीक, सलाद, ड्राई, और इसके अलावा जो भी इम्यूनिटी के लिए रिच न्यूट्रिशन वाली चीजें राजसिक भोजन में आती हैं। तो मैं बोलूंगा, व्रत रहिए या ना रहिए, सुबह राजसिक आहार जरूर सेवन करिए और राजसिक आहार की परिभाषा बदलिए, तभी हम लोगों को स्वस्थ कर पाएंगे। हम राजसिक आहार के जगह पे दोपहर में जो बोलते ना, सुबह का खाना राजा की तरह और दोपहर का खाना गरीबों की तरह, तो गरीबों के खाने को भी हम लोग गड़बड़ करते हैं। गरीबों का खाना मतलब क्या? आधा कच्चा और आधा पक्का। मतलब न पूरे राजा जैसे, न पूरे रंक जैसे। ऐसे भी अगर आप खाएंगे तो भी आप स्वस्थ रहेंगे। और शाम का भोजन दरिद्र की तरह। दरिद्र मतलब क्या? आधा पेट भोजन। और यहाँ पूरी कहानी उल्टी हो जाती है। सुबह ऑफिस भागना है, फटाफट 2 पराठा ले लिए, और ऑफिस जाते ही, पहुंचते ही थकान आके नींद आना शुरू। अब कोई भी काम वहां पे ढंग से नहीं। जो सुबह करना था वो दोपहर में, जो दोपहर करना था सुबह। तो बस मेरे आज का कॉन्सेप्ट का मतलब यह है, आकाश तत्व समझने का, कि शरीर को कब और कितना स्पेस देना है। आप स्वयं कल्पना करके देखिए कि 6 बजे से अगर अगले दिन 12 बजे तक मैंने भोजन को ब्रेक दिया, तो 18 घंटे का ब्रेक मैंने दे दिया। और खाते पीते 18 घंटे का ब्रेक। सुबह राजसिक आहार लिया, आप कुछ भी दबा के खाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि शरीर को जितना स्पेस चाहिए वो स्पेस मिलेगा। तो अगर हम किसी क्रॉनिकल डिजीज से पीड़ित व्यक्ति को स्वस्थ करना चाहते हैं, तो जरूरत के अनुसार, अब ये जो लघु उपवास होता है, ये कई तरीके से हो सकता है। टाइमिंग 10 घंटे की कर सकते हैं, 8 घंटे की कर सकते हैं, जिसकी जितनी कैपेसिटी हो। ये जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा व्यक्ति, रिकवर उतनी तेजी से करेगा। ठीक। तो उपवास, अब लघु उपवास हो गया। कड़ा उपवास, कड़े उपवास में मैंने पहले ही बता के, जो निराहार रहते हैं वो कड़े उपवास में आ गया। या किसी ने 7 दिन तक बोल दिया कि अब मुझे जो है कि रसाहार पे ही रहना है। रसाहार का मतलब क्या हो गया? फ्रूट जूस, पानी, ठीक, तो सब्जियों के जूस, फलों के जूस, ये लेकर के लंबे समय तक रहना। अब ये अप टू यू, आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आप इसकी प्लानिंग कितने तरीके से कर सकते हैं। महाकुंभ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ज्यादातर जितने भी साधु संत महात्मा लोग हैं, सारे कल्पाहार पे हैं।
या कल्पवास पे हैं। कल्पवास का मतलब क्या? 1 महीने में शायद 1 टाइम वो भोजन करेंगे और बाकी समय वो टोटल साधना में लगे रहते हैं। तो इस तरीके से अब वो पूरे साल के लिए अपने शरीर को प्रिपेयर कर ले रहे हैं। 1 टाइम भी भोजन मिला तो शरीर का पैटर्न चेंज है, बस उसी में वो मस्त मलंग पड़े रहेंगे, कोई बीमारी नहीं होती, कोई गंभीर समस्या नहीं। हम और आप खा खा के बीमार पड़ रहे हैं। एक को बता, मैंने इस कॉन्सेप्ट को एक महात्मा से ही सुना कि प्राकृतिक चिकित्सा वाले अगर मरते हैं तो स्वर्ग जाते हैं, क्योंकि उनकी जो मृत्यु भी होती है तो वो नेचुरल मृत्यु होती है, तो उनको तो स्वर्ग मिलना ही मिलना है। लेकिन जो हॉस्पिटल जाके दवाइयां खा के मरते हैं वो पक्का फिर से रीबर्थ में फंसेंगे, क्योंकि सारी मोहमाया लगी हुई है और उनको स्वर्ग में जगह मिलने वाली नहीं है। तो सोचिए कि मतलब नैसर्गिक मृत्यु भी स्वर्ग की प्राप्ति है। ये है प्राकृतिक चिकित्सा। इन्हीं पंच तत्वों से जीवन मिला और खत्म भी होगा तो नेचुरल रूप से इसी पंच तत्वों में मिलना है। और हम लोग तो ऐसे स्पिरिचुअल चीजों से हैं, और कुंभ सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर आप लोगों को मौका मिले तो जरूर आइए, अनुभव करिए यहाँ पे कितना आनंद है। जिसके पास कुछ नहीं वो सबसे ज्यादा खुश। ये है आकाश तत्व। तो हम लोग जो पारिवारिक जीवन में, सांसारिक जीवन में हैं, अपने काम क्रियाकलापों में लगे हैं, जिम्मेदारियों से बंधे हुए हैं, कम से कम वो इस गुण को जान करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने आप को पूर्ण रूप से आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि कितने समय की फास्टिंग या उपवास करना है। यह डिपेंड करता है आप किस तरह के रोग से ग्रसित हैं, किस तरह की समस्या से आप ग्रसित हैं। जिनकी जितनी क्रॉनिकल डिजीज, उनको उतने मार्गदर्शन में स्ट्रांग व्रत लेने पड़ेंगे। अब जिनकी छोटी समस्याएं हैं तो व्रत का एक स्वरूप यह भी है कि मैंने पिछले 7 दिनों में एक्सपीरियंस किया कि बिना गेहूं का मतलब रोटी के, बिना चावल के, बिना दाल के भी जीवन चलता है और बहुत आनंद से चलता है। क्योंकि हम लोगों के सामने जब व्रत की बात आती है और व्रत के बाद कुछ खाने का विकल्प आता है तो लगता है तो कुछ है ही नहीं खाने के लिए। चावल दाल और रोटी नहीं मिला तो भोजन ही नहीं मिला। लेकिन वास्तविकता यह कि इसके अलावा भी जीवन है और बहुत आनंददायक है। हम लोगों ने जो बॉडी के पैटर्न सेट कर लिए हैं वह समस्यात्मक है। और क्रॉनिकल डिजीज को अगर ठीक करना है तो गेहूं, चावल, दाल, नमक और चीनी, इन चीजों पे नियंत्रण करना सीख लीजिए, जिसको जब चाह हम स्टॉप कर सकते हैं, जब चाह शुरू कर सकते हैं। देखिए कितना आनंद आता है। हम लोगों ने किया क्या है, अपने शरीर को एपेटाइड कर लिया है। एपेटाइड जानते हैं आप लोग क्या होता है? एपेटाइड, भोजन की इच्छा। यह एक्चुअल में एपेटाइड जो है वो हमारे शरीर की एक मानसिक स्थिति है। एपेटाइड का मतलब ये होता है कि जब मन करेगा खाएंगे, नहीं करेगा नहीं खाएंगे। खाना अच्छा लगा तो दबा के खाएंगे, अच्छा नहीं लगा तो नहीं खाएंगे। वास्तविकता यही है कि यही एपेटाइड होना ही हमारी सारी बीमारियों का कारण है। इसी टेस्ट के चक्कर में बीमारियों ने जकड़ रखा है और इस माया से हम उबर नहीं पा रहे हैं। तो अगर इस माया से उबरना है तो इन चीजों को समझना पड़ेगा आपको कि एपेटाइड होना और हंगर मतलब भूख का होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। क्योंकि जब भूख लगती है ना तो फिर टेस्ट से लेना देना नहीं होता है, फिर तो ये होता है कितना जल्दी ठूस ले, पेट में चला जाए ताकि भूख न लगे। शायद हमारे आर्मी के साथी इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि ट्रेनिंग के दौरान जब मेहनत ज्यादा होती है और डाइट फिक्स होती है तो उस दौरान भूख लगती है और फिर लोग ऐसे ऐसे हाथों से नहीं, मुट्ठे से सानते हैं और ऐसे लेते हैं कि कितना जल्दी ठूस ले, कितना फुल कर ले कि दोबारा भूख न लगे। जान लीजिए जिस दिन ऐसी भूख आपको लगनी शुरू हो गई उस दिन आप अपने आप को स्वस्थ की घोषणा कर दीजिए कि आप स्वस्थ हैं। क्योंकि रियल भूख जो होती है वह जो भी आप खाते हैं उसको पचाता है। उसके सारे जो पाचन के तत्व हैं, सारे मिनरल्स हैं, सारे विटामिन, प्रोटीन, वो सब आपके शरीर को लगते हैं। लेकिन जब हम एपेटाइड होते हैं, जब हम इच्छा अनुसार भोजन करते हैं, तब हम केवल टेस्ट बदल रहे होते हैं और अपने खाली जगहों को शरीर में फुल कर रहे होते हैं। तो हमें इस चीज को समझना होगा कि निर्धारित समय पे भूख का लगना ये एपेटाइट के लक्षण है। जो फिक्स पैटर्न है हमारी बॉडी का कि 8 बजे नाश्ता करेंगे, 12 बजे भोजन करेंगे, रात को 10 बजे हमें भूख लग जाती है, हम पहले नहीं खाएंगे। एक दिन भूख के पैटर्न पे जाइए, एपेटाइट के पैटर्न को छोड़िए, फिर देखिए कितना आनंद आता है। ठीक,
लेकिन हम लोगों की स्थिति एपेटाइट से भी हट करके एक शब्द है उसको बोलेंगे स्टारवेशन। स्टारवेशन लिख लीजिए शब्द। हम सारे लोग कहीं ना कहीं स्टारवेशन की स्थिति में है। एपेटाइट का ही अगला रूप मैं स्टारवेशन बोल रहा हूं। एपेटाइट मतलब बोला ना मन करेगा तो खा लेंगे, और स्टारवेशन एक अलग स्थिति है। यह स्थिति ये है कि जिसको भोजन नहीं मिलता है, पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता है, तो शरीर में स्टारवेशन में होता क्या है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। यह होना किसको चाहिए स्टारवेशन? जो लोग गरीब हो, भुखमरी के शिकार हो, पर्याप्त मात्रा में भोजन न मिल रहा हो, उनको होना चाहिए। उनके शरीर के भीतर पर्याप्त पोषक तत्व की कमी हो जाती है। लेकिन यहां पे स्थिति बड़ी उलट है। एक सत्य बताऊं तो हम और आप भी स्टारवेशन की स्थिति में हैं। मतलब भर के खाना खा रहे हैं, फिर भी किसी का B12 कम है, तो किसी का B3 कम है, किसी को विटामिन सी की कमी है, किसी का विटामिन ए का कमी है। इट मीन्स क्या कि खा पी करके भी आपके शरीर को वह पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं जो पोषक तत्व चाहिए, और यह पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो आपके शरीर को मानसिक रूप से भी प्रभावित करेंगे। क्योंकि हमने बोला ना, आकाश तत्व के लिए आप जगह नहीं छोड़ रहे हैं, तो दिक्कत कहां पे आएगी? मानसिक रूप से। जगह भी मैंने बता दिया किस किस ऑर्गन पे फर्क पड़ने वाला है। समझिए इस बात को कितना महत्वपूर्ण है खाली का होना। क्यों ना हम और आप मिलकर के एक दिन के लिए संकल्पित हों, ज्यादा खा खा करके जो समस्या हो रही है, एक दिन का समर्पित करें समाज में दूसरे के लिए, फिर देखिए कितना आनंद आता है। मतलब इस बात को हम लोगों को समझना होगा कि जो स्टारवेशन होता है वो भोजन की कमी के होता है। कभी कभी युद्ध जब होता है ना, कहीं कहीं पे युद्ध होता है, तो युद्ध के स्थिति के कारण भी स्टारवेशन की स्थिति होती है। प्राकृतिक आपदा जाती है तब स्टारवेशन की स्थिति होती है। लेकिन इन चारों स्थिति से अलग हम लोग बड़े अद्भुत तरीके के लोग हैं, जिनको पर्याप्त खाने के लिए मिल रहा है। उनके घर में भी पता चला एक बच्चा बिल्कुल दुबला पतला, शरीर पे भोजन नहीं लग रहा है ना? और क्या है, शरीर में कमजोरी और थकान, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जिसके शरीर में कमजोरी ना हो, थकान ना आती हो, जबकि सब पर्याप्त खा रहे हैं। कमी कहाँ पे आ रही है? खा ज्यादा रहे हैं, और जो खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम पंच तत्व से बने हर चीज को अग्नि से दूषित कर रहे हैं, पानी से दूषित कर रहे हैं, और वायु रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, पहले हम भोजन को कुकर में डालते हैं, फिर पानी डालते हैं, नीचे ऊपर पानी से, नीचे आग से पकाते हैं, फिर वायु का विस्फोट करते हैं। 5 सीटी बजने पे इसको उतारना, 3 सीटी बजने पे इसको उतारना है। परिणाम स्वरूप हमारा भोजन न्यूट्रिशन वैल्यू 0, तत्वों की कमी आपने कर दी। अब इसका परिणाम क्या है? परिणाम स्वरूप बीमारी। इन चीजों को बड़े गंभीरता से समझना होगा, जानना होगा कि किस तरीके से इन तत्वों को हम मेंटेन कर पाएंगे, इस समस्या को हम लोग दूर कर पाएंगे। इसका सबसे बढ़िया जो हम पहल कर सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में कर सकते हैं, उस शब्दावली का नाम है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग लिख लीजिए आप लोग। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसपे मैंने बताया कि हम अपने कार्य की आवश्यकता के अनुसार, जरूरत के अनुसार इंटरमिटेंट फास्टिंग रख सकते हैं। और यह फास्टिंग भी जिनको बड़े रोग हैं, क्रॉनिकल डिजीज है, उनको दूर कर सकते हैं। ठीक, तो एक तो हमने अनुपात बताया कि अपनी मर्जी से। दूसरा जो इंटरमीडिएट फास्टिंग का एग्जांपल है वो 16 और 8, 16 घंटे ब्रेक, शाम का खाना जल्दी खा लिया, सुबह का खाना देर से शुरू किया। दूसरा 5 संबंधे 2, 5 संबंधे 2 का मतलब यहाँ पे है सप्ताह में 2 दिन रसाहार, और 5 दिन का ऑफिस या नॉर्मल चल रहा है, चलने दिया जाए, 2 दिन तक रसाहार कर लें। रसाहार से भी आपके शरीर की सफाई हो जाती है। कभी कभी क्रॉनिकल डिजीज में जिसको भोजन भी देना है और सफाई भी करनी है, तो इसमें एक एक दिन अल्टरनेट ब्रेक रखते हैं। एक दिन खाना खिला दिया, हल्का भोजन, सुपाच्य भोजन, प्राकृतिक भोजन, और अगले दिन प्रयास करते कितना लंबा फास्टिंग रखाया जा सकता है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जिनको दिक्कत होती है वो 1-1 घंटे की फास्टिंग से शुरू करें कि अब 1 घंटा आज हमने कुछ नहीं खाया, कल दूसरा दिन है 2 घंटे नहीं खाएंगे, परसों 3 घंटे नहीं खाएंगे, उसके नेक्स्ट 4 घंटे नहीं खाएंगे। इस तरीके से करके भी इंटरमिटेंट फास्टिंग पे शिफ्ट किया जा सकता है, और गंभीर से गंभीर क्रॉनिकल बीमारियों पे विजय पाई जा सकती है। लेकिन इसका लाभ तब मिलेगा जब आपको अगर तुरंत लाभ चाहिए
तो आपको पहले क्लिनजिंग थेरेपी करनी होगी, लीवर क्लिनजिंग, किडनी क्लिनजिंग, पैरासाइट क्लिनजिंग, एसिडिटी क्लिनजिंग। यह क्लिनजिंग करने के बाद पहले आप सिखाइए रसाहार पे, जैसा कि 7 दिन तक हम लोग कराते हैं सबको कि एसिडिटी क्लीन करनी है। आप प्रयास करिए कि एसिडिटी क्लिनजिंग में 2 बार की जगह 3 बार के जगह 4 बार केवल जूस पर रह जाइए। जितने दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रह सकते हैं। आप देखिए किस तरीके से आपके शरीर का कायाकल्प होता है। भाई आपका आयुर्वेदा सीधे बोलता है रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा। यहाँ पे रसाहार आपने दे करके शरीर के एक एक आर्गन को ऊर्जा पहुंचाने का काम कर दिया। कैसे रोग नहीं ठीक होगा। और अब तो आकाश तत्व की महिमा समझ चुके हैं। खाना कम से कम और निकालना ज्यादा से ज्यादा। पहले निकाल दिया क्लिनजिंग थेरेपी के माध्यम से, और अब शरीर को आराम दे करके, क्योंकि रेस्ट चिकित्सा भी आगे मैं बताऊंगा कि केवल आराम करने से कैसे बीमारियों से निजात पाया जा सकता है। तो आराम करते हुए शरीर की सफाई हुई, शरीर को स्पेस मिला और शरीर स्वयं को रिपेयर करने में सक्षम है। देखिए कितने अद्भुत लाभ होंगे इसके। और एक चीज इसमें ध्यान देना है, फास्टिंग भी हमेशा एक अच्छे मार्गदर्शक के निर्देशन में करना है, क्योंकि प्रत्येक चीज का फायदा है लेकिन नुकसान भी है। अगर आपने गलत तरीके से फास्टिंग शुरू किया तो यह फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है, जिसमें कमजोरी, थकान, अनिद्रा, पोषक तत्वों की कमी, इस तरह की अन्य अन्य समस्याएं आपको हो सकती हैं। तो इसलिए कभी भी अगर इस तरह की प्लानिंग करनी है तो पूरे भारत में जगह जगह पे हम लोग के क्लिनजिंग थेरेपी के कैंप होते हैं। कैंप में आइए और उस कैंप में जितने भी पार्टिसिपेट आते हैं सबके इसको इस आकार से ज्यादा फायदा मिल सकता है। हम लोग प्लान करें कि इनको यह रोग है तो इस रोग में इस तरह की इनकी जो है डाइट होगी। घर पे जाने के बाद ये चीजें खाएंगे, ये इन चीजों का परहेज करेंगे। देखिए कितना जबरदस्त रिजल्ट मिलता है। अब एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता रहा हूं, पित्ताशय की पथरी, कोलेस्थेसिस कोलेस्टाइटिस। ज्यादातर लोग क्लिनजिंग थेरेपी कराने के बाद भी बोलते हैं सर समस्या नहीं गई। अरे भाई यह समस्या कफ समस्या है। कफ का बेस क्या है? अब सोचिए, पित्त की पथरी और समस्या किसकी? कफज समस्या। मूल कारण ऑयल का लेना। अब घर में आप 5 से 10 ml ऑयल ले रहे हैं, बाहर का शुद्ध रिफाइंड ऑयल। कोलेस्थेसिस कोलेस्टाइटिस पड़ी रहेगी। कोलेस्थेसिस कोलेस्टाइटिस को ठीक करना है तो जीरो ऑयल फूड पे शिफ्ट होइए क्लिनजिंग थेरेपी के बाद, तब रिजल्ट मिलेगा। सेलेक्टेड आहार का चयन करिए। जिनको भी पित्ताशय में पथरी है वो कफज आहार नहीं खाएंगे। अब डिपेंड करता है आपको, रोग तो है, आपकी प्रकृति क्या है। आप वातज हैं, पित्तज हैं, कफज हैं, द्विज नाड़ी हैं, त्रिदोषज नाड़ी हैं। जैसे नाड़ी मैंने एक दिन बताया था आपको कि कैसे नाड़ी पता कर सकते हैं, आपके रहन सहन के तरीके से, आपकी चाल से, आपके बात से, इन सारी चीजों से वात पित्त का पता चलता है। तो नाड़ी अगर आपकी पता हो तो प्राकृतिक चिकित्सा का पूर्ण लाभ आप उठा सकते हैं। कैसे? बस उपवास चिकित्सा से। ठीक, तो आज के सेशन में मेरी तरफ से यही है कि सही आहार का सेवन और सही समय पे शरीर को रेस्ट देना बहुत अति आवश्यक है। तो इस चीज को आप समझिए। और मानसिक जितने भी रोग हैं वह आकाश तत्व लेना देना है। हमने जब ये उंगली वाला आप लोगों को बताया था, शायद याद होगा आप लोगों को, ये 2 उंगलियां आकाश वायु, ये दोनों पानी पृथ्वी, और ये अग्नि। प्रतिशत भी बताया है आप लोगों को। तो आज बातचीत हो रही है आकाश तत्व पे। ठीक, तो वात बिगड़ता है तो ये सब बिगड़ते हैं, लेकिन इस वात में मैंने प्रायोरिटी आज किसको दिया? आकाश को। आकाश से क्या क्या चीजें गड़बड़ 6% से हो रही हैं, और इसको नियंत्रण में करने के लिए सबसे पहले सफाई। तो सबसे पहले क्लिनजिंग थेरेपी, और फिर उसके बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ होइए, जीवन का आनंद लीजिए। मेरा भी यही कहना है कि खाइए पीजिए मस्त रहिए और क्लिनजिंग करिए, स्वस्थ रहिए, लेकिन निर्धारित समय में खाइए पीजिए। दिन भर खाएंगे पिएंगे तो समस्या रहेगी।
आज मैं थोड़ा ज्यादा समय देता हूं, जिसको भी इस विषय में कोई चर्चा करनी है, कुछ प्रश्न है, तो आज का सेशन सर यहीं पे स्टॉप करता हूं, ऑन कर सकते हैं जिस